हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। ALP CBT 2 है, मुझे पता है। तो सबसे पहला जो हम पड़ाव कर रहे हैं, हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है यूट्यूब पर, आपने देखी होगी, जिसमें हम क्रैक द मैथ चला रहे हैं मैथ्स के लिए और अन्य सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी सीरीज़ भी चल रही हैं। अब बात करते हैं CBT, उसमें भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ALP CBT 2 के लिए देखो, एक पोर्शन मुझे सबसे ज़रूरी लगता है। ये जो 2026 में CBT 1 जो हुआ है, उसके सारे टॉप सवाल मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ, पूरा कंपाइलेशन। पूरी वीडियो आराम से देखनी है, हर एक सवाल को बनाने की कोशिश करनी है। नहीं भी बनता है कोई बात नहीं, बट करने जरूर हैं, क्योंकि PDF भी मैं नीचे डलवा दूंगा। PDF मिल जाएगी आपको, और PDF हो सकता है आपको क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम तो अब चालू रहता है, बंद रहता है, आपको पता ही है क्या सिस्टम है। तो कोशिश हम करेंगे कि PDF आपको हम एप्लीकेशन पर दे दें, ठीक है। तो अ, अब बताना चाहता हूँ कि ये अपना टॉप क्वेश्चन सारे होने वाले एप्लीकेशन पर। फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस सारी चलती हैं। जो बच्चे CBT 2 अभी 28 तारीख को है, 28 जुलाई को है, तो जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी समर ऑफर चल रहा है, उसमें हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको स्कोर बूस्टर बैच भी मिल जाएगा पूरा डिस्काउंटेड प्राइस में। आपको मैथ रीजनिंग चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन करना है, तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया बैचेस हैं। ये चैप्टर वाइज के लिए है, ये आपके एक्सपेक्टेड पेपर है, CTM और CTR। तो मैक्सिमम स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो, और करना भी है, मतलब छोड़ने नहीं है ये चीज़ें। तो जो आपकी कमी है उसको आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। अब पूरा पढ़ना है तो आप हमारे प्राइम बैचेस से जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, पूरा पढ़ना है तो आप हमारे प्राइम बैचेस से जुड़ सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पूरी वीडियो अच्छे से देखना, और कैसी लगे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अब शुरू करें। शुभ एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, और फिर उस पर डिस्काउंट देता है, और फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है। तो भाइयों और बहनों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सक्सेसिव केस है। 40% अधिक अंकित करना, कुछ डिस्काउंट दे देना, और फिर ओवरऑल 10% का प्रॉफिट बना लेना। तो जब आप इसको सॉल्व भी करने जा रहे हो, तो आप जब यहां से देखोगे तो ये निकल कर आ गया 30, और 30 बराबर हो गया 140D/100। तो ये हो गया 150/7। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 सही 3/7% का डिस्काउंट हो जाएगा। 21 सही 3/7। एक तो ये तरीका अपना सकते हो। दूसरा तरीका क्या ले सकते हो, आपने 100 से इसको 40% ज्यादा अंकित कर दिया। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 110 में आप बेचोगे। हाँ, तो आपको डिस्काउंट MRP पर ही तो देना होता है। तो 30 का डिस्काउंट है 140 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं परसेंटेज में, 1/14 बराबर होता है 7.14%। 3/14 हो जाएगा 21.42। नेक्स्ट, एक सेल के दौरान 50% माल 49% के प्रॉफिट पर, बाकी का माल 32% के प्रॉफिट पर, बाकी का 32% माल 45% के प्रॉफिट पर, और अभी भी बचे हुए माल को 15% की हानि पर। देखो, 50% माल एक तरफ लिख दिया। अब आप मुझे क्वेश्चन को पढ़कर बताओ, शेष माल कितना, 50%, उसका 32% कितना, 16%। भाई शेष माल 50% है, उसका 32% 16% ही तो होगा। सही बात है। अब आप ये देखिए कि 66 यूज हो चुका है, तो अभी बचा हुआ माल कितना है, 34। तो अब ये आप इसका फाइनल अनुपात निकाल कर देखिए कि आप इसको 2 से काटोगे 25 बार, आप इसको 2 से काटोगे 8 बार, आप इसको 2 से काटोगे 17 बार। अब इस वाले हिस्से पर क्या हो रहा है, 49% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पर 45% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पर 15% का लॉस हो रहा है। माइनस में इसलिए ले लिया मैंने, लॉस हो रहा है। अब बस सॉल्व करने भर का काम रह जाएगा। देखिए, 25 नम्मा 225, 225 का 5 हासिल आया 22, 25 चौके 100, और 22 122। इसको 9 चौके 36 360, ये भी प्लस में है। माइनस करना है 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 8 25, 255 को। अब जैसा कि आप यहां से नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर मैं इसमें से 255 माइनस कर देता हूं, 0 12 में से 5 गया तो 7,
970 और 360, तो जोड़ने पर निकल कर आ रहा है 7 और 6 13, 10 और 3 13, 1330। लेकिन आप ये जानते हैं ना कि केक कटेगी तो सब में बटेगी, तो 25 और 8 33 और 17 50। तो जैसे ही आप इसमें डिवाइड करेंगे 10/2 करेंगे तो 26.6% आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि प्लस में आ रहा है। तो 26.6% आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार के एक फ्लास्क में पानी भरा हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि भाई एक शंकु के आकार का एक फ्लास्क है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर है। अब इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है, इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है, डाल दिया भाई। अब जैसे ही इस पानी को बेलनाकार फ्लास्क में आप डालोगे, जिसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के ही 1/3 है, तो बताओ, देखो कुछ नहीं करना, आप ये जानते हो कि 1/3 पाई शंकु की त्रिज्या पता नहीं मुझे, ये मैंने आर मान ली, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 19। आपसे बोला जा रहा है कि एक बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की 1/3 है, तो पाई शंकु की त्रिज्या की 1/3 है, तो यानी कि r²/9 और h निकालना है यहां से। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर खत्म, यहां से 3 और 19 3 57, तो h की वैल्यू 57 आ जाएगी। एक काम तो ये कर सकते थे आप, दूसरा काम क्या कर सकते थे, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जब रेडियस का रिलेशन दे रखा हो और पहले ऊंचाई पता हो, तो ये ध्यान रखना कि 19 का मल्टीपल ही आंसर होता, तो इनमें से कोई भी विकल्प 19 का मल्टीपल था ही नहीं सिवाय इसके, तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते थे। दो त्रिभुज का आधार भी दिया हुआ है, दे रखा है ना आधार 14, फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। मेरे प्यारे भाई, जब आधार बराबर ही है और क्षेत्रफल दुगना है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये सोच के बताओ आप। तो आप ये कह सकते हो कि सर पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 14 है, अगर पहले वाली ऊंचाई अगर आपने निकाल ली तो ये हो जाएगी 14। पहले वाली ऊंचाई कितनी हो गई, 14 ही तो हो गई, तो दूसरी वाली ऊंचाई कितनी होगी, दुगनी हो जाएगी। क्योंकि आप ये समझिए कि जब आधार कांस्टेंट होता है, तो अगर क्षेत्रफल डबल हो रहा है तो ऊंचाई की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि रेडियस तो कोई, बेस तो कोई चेंज कर ही नहीं रहा। तो अगर एरिया डबल हो गया तो हाइट भी डबल हो जाएगी, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो भाइयों और बहनों, x और y का रेशो दे रखा है 9:11। x को लिख सकता हूं क्या मैं 9k, और y को लिख सकता हूं क्या मैं 11k, बिल्कुल लिख सकते हो। और आप जब ये नोटिस कर रहे हो कि अगर ये x+1 और y+1 है, तो a माइनस बी, a प्लस का b ऊपर आ जाएगा, और a माइनस का b और a प्लस का b नीचे आ जाएगा x की बात। अब ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो माइनस वाले आंसर आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आप अगर कोई वेरिएबल के साथ में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो जवाब 9k-1 और 11k-1 बन जाएगा। ना y है ना, y सॉरी, y 11 है, तो y 11 है तो 11 रखना पड़ेगा, 11k-1 और 9k-1। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। आनंद ने एक वस्तु खरीदी है भैया, उनकी मरम्मत के रुपए 82 रुपए खर्च कर दिए। आप आनंद है मान लीजिए, आपने मान लो एक वस्तु खरीदी, आपने 82 रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो ये टोटल खर्चा उस वस्तु पर हो गया है। आपने क्या किया, उस वस्तु को भरत को बेच दिया। भरत को बेच दिया कितने परसेंट पे प्रॉफिट पर, 25% के प्रॉफिट पर, और भरत ने वस्तु को इतने में बेच दिया। तो ये भैया ऐसा कह सकता हूं कि भरत ने इतना पे किया होगा, हाँ, और भरत का क्रय मूल्य ये है, तो भरत ने हानि पर बेचा है उल्टा, तो 53% पर भरत ने बेच दिया। बात समझ में आ रही है क्या? आनंद ने भरत को बेचा, भरत ने किसी और को बेचा, प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ। अब भरत को बेचने से ठीक पहले बताना, तो यहां पर कितने में बेचा उसने, 2915 में। हमें निकालना क्या है,
भरत को बेचने से ठीक पहले आनंद की लागत बताओ। तो आनंद की लागत ये है, टोटल लागत, आनंद की टोटल कॉस्ट यही आ रही है ना भाई। आनंद ही तो पहला पर्सन था, मरम्मत भी करवा रखी है उस कॉस्ट में उसने, बेचने से पहले तो मरम्मत करवा चुका है ना। बस यही क्वेश्चन की खास बात थी इसमें। अब सॉल्व करने की रह जाएगी बस। 5 पचम 25, पनट्ठे 40, 5 तिया 15, 53 से कट जाएगा आई थिंक ये 11 बार, तो 4400 आंसर आ जाएगा आपका। तो कई बच्चे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि सर 82 क्यों नहीं घटाया। बेटा क्वेश्चन लाइन को पढ़ो, भरत को ठीक बेचने से ठीक पहले। अब बेचने से ठीक पहले का मतलब यही है कि आप मरम्मत करवा के बेच रहे हो, तो ऑलरेडी 82 रुपए इंक्लूड रहेंगे आनंद के क्रय मूल्य में, क्योंकि जो भी खर्चा पानी होता है वो इंक्लूड रहता है। सवाल की ये खास बात है और ये चीज आपको दिमाग में भी रखनी है। अब अगला सवाल है, इसमें बहुलक का ये सवाल है, तो कैसे करोगे इस सवाल को बताओ कि बहुलक की आयु क्या है भाई। देखो बहुलक की आयु कितनी है, तो भाइयों और बहनों यहां पर देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो मैं इसी को नंबर 1 बोलता हूं, इससे पहले वाली को 0 बोलता हूं, इसके बाद वाली को F2 बोलता हूं, ठीक है। और बहुलक निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं, आपको भी याद होना चाहिए कि लोअर लिमिट प्लस n/2, सॉरी लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू आई। प्यारे दोस्तों लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है 25, F1 माइनस का F0 10, 2F1 24 माइनस का 8 और आई कितना है 5। 25 प्लस 50/16, 25/8, 25 प्लस 8 तिया 24 और 1/8, तो 28.125 आंसर आ जाएगा, 28.125। तो 28.13 के करीब आप आंसर दे सकते हैं। ये कल हालांकि मैं ऑलरेडी करवा ही चुका हूं, वर्ग अंतराल वाले में ये सवाल मैंने डाल दिया था। अगला सवाल देखेंगे, 3540 रुपए की राशि को निशा, समीर और रूपेश के बीच में बांटा जाता है, उनके हिस्से में इतने 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 की कमी की जाती है, तो उनका अनुपात इतना 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 हो जाता है, ठीक है मेरे भाइयों। तो समीर का मूल हिस्सा बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने का एक शानदार तरीका भी बता सकता हूं। निशा है, समीर है, समीर का रेशो है 2, ये बात आप समझ लीजिए। अगर मैं ये कहना चाहूं कि इनमें से अगर मैं 190 घटा दूं तो मेरा 2 का मल्टीपल आना चाहिए, तो आ सकते हैं काफी सारे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या करें, फिर आप सेफ चलते हैं। सेफ कैसे चलेंगे सर, कि अगर 3540 रुपया है, अगर ऑप्शन से नहीं करना हो तब, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं 760, 190 और 280, 9 और 8 17 और 6 23, 9 10 और 2 1230, 4 में से 3 गया तो 1, 2310। अब 2310 रुपए आप इस अनुपात में बांटो, तो 21 अनुपात बराबर अगर आप 2310 रुपए कर दोगे, 21 एकम 21, 110 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, 110 आने के बाद ये पता चल जाएगा कि 220 रुपए तो यहां हैं, किसके, समीर के। 190 और जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो कम कर दिया आपने, तो जवाब आ जाएगा 410, 410, 410। नेक्स्ट, एक वृत्त के व्यास में, एक वृत्त में व्यास पी क्यू को क्यू से होते हुए, एक व्यास है पी क्यू, एक्स तक एक्सटेंड कर दिया मैंने। एक्सटेंड करने के बाद क्या बोला जा रहा है, स्पर्श रेखा बना दी जाती है जो वाई पर स्पर्श कर रही है। एक्स वाई की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, एक्स के क्यू की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये अगर सेंटर है तो ये आप जानते हैं कि ये 2r हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो एक्स वाई का स्क्वायर क्यू एक्स गुणा एक्स पी, तो एक्स वाई का स्क्वायर आ गया 15 15 225,
क्यू एक्स की वैल्यू आ गई 9 और एक्स पी आ गया 9 + 2r। 9 से काटा मैंने कितनी बार, 25 बार, 25 से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा, वैसे भी देख लो, क्या कहते हैं, 8 दूनी 16 और 9 25, तो 8 हो जाएगी रेडियस। तो आपसे वृत्त की त्रिज्या 8 बोली गई है, 8 आंसर आ जाएगा। अगला करिए। O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्तों को एक दूसरे, अब जब भी दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ये सारे क्वेश्चन क्लास में यूं ही कराए हुए हैं मैंने, हाँ नाम बोल रहा हूं ना यूं ही, तो यूं ही का मतलब यूं ही करवाए हुए हैं, चलते फिरते कर सकते हो। अब ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है बताओ, जब रेडियस आपको पता हो तो याद करो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है 2√r1r2 या r। तो 2√11 चौके 44, इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो 4√11 आ जाएगा, 2r। नेक्स्ट, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम आप क्या ले लोगे, 120 ले लोगे। 20 का भाग दूंगा 6, 30 का भाग दूंगा 4, 24 का भाग दूंगा 6। भाइयों और बहनों, आपको बोला गया है कि बी अकेले कार्य को कितने में करेगा, तो देखो a + b + c 6 है और यहां 10 है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो 4 एक्स्ट्रा है ना, वो बी की वजह से है। बी की वजह से कैसे हो सकता है, 3 24 पंजे आएगा ना, वही मैं कहूँ, तो यहाँ 5 आएगा। अब देखो, तो सर 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 यहाँ हो सकता है बी, अब तो ठीक है, ए 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अभी आपको एफिशिएंसी मिल गई है, तो बी अकेला पूरे कार्य को, तो बी की एफिशिएंसी अगर 3 आ चुकी है तो 40 दिन में करेगा। यहां पर अपन को मिसिंग एफिशिएंसी निकालनी है। नेक्स्ट करेंगे, फिर से आ गया, देखो सेम टाइप का सवाल है जो अभी मैंने करवाया था ना, ये वाला। तो मैं चाहता हूं कि आप, जब भी मैं सिखा देता हूं ना, तो मैं चाहता हूं कि आप करें। कौन सा था, आनंद आनंद उसमें भी आनंद ही है, उसमें भी आनंद ही है और यहां भी आनंद ही है, तो एग्जामिनर ने आनंद को छोड़ा ही नहीं है, सवाल वैसा ही दिया हुआ है। देखो अब एक बार आप कर लिए हो, अगले पेपर जो भी लगेगा उसमें ऐसा ही सवाल आएगा, आनंद की जगह मनोज हो जाएगा, और हो सकता है आनंद भी हो। उसको करना क्या है, उसको डेटा चेंज करना है। भाई आनंद ने एक्स में खरीदा, 84 रुपए मरम्मत पर खर्चा कर दिया, फिर भरत को बेच दिया, देखो सेम वही, फिर भरत ने उसको इतने में बेचा, 9% की हानि है, यानी कि 91% पर बेच दिया, और 4368 के बराबर है। यही तो मैंने अभी सिखाया था। तो आपको देखो बेचने के ठीक पहले, तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, आपको ये पूरा निकालना है। अदरवाइज कई बच्चे 84 घटा देते हैं, घटाना है ही नहीं। अगर पूछा जाए कि मूल कीमत कितनी है तो 84 घटेगा, मरम्मत के बाद पूछी जा रही है यहां पर, तो ये आंसर आएगा डायरेक्ट। तो अब सॉल्व करने भर का काम है, 13 से काट लो, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39 बचे 4, 13 तिया 39, 13 छिंग 78, 7 चौके 28, 7 8 56, बाकी 48 × 4/5, या कह सकते हैं 80 का गुणा कर दो, तो 48 × 8, इकाई अंक 4 वाला हो जाएगा और 0 भी आ जाएगा। तो इसको यूनिट डिजिट से डील करते हैं आप, है ना, यूनिट डिजिट से डील करते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सुमित ने 28 मीटर व्यास और 48 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनाया। तो सुमित ने 28 मीटर व्यास, अगर 28 मीटर व्यास है तो रेडियस कितनी है, 14 है, ऊंचाई कितनी है, 48 है। तो आप मुझे बताओ स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 7 24 25 होता है, तो 7 24 25 का 14 48 और 50 हो जाएगा ट्रिपलेट। ये दिमाग में रखना है बस, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, और ये जल्दी पता होता है तो काम आसान है। अब सवाल ने क्या बोला गया है कि तंबू 10 मीटर चौड़े कैनवास की कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप तंबू पे कोई कपड़ा लगाओगे तो कपड़ा मतलब उसके वक्र पृष्ठ पर आएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, पाई r l है,
और ये पाई आर एल किसके बराबर हो जाता है, ये मैंने खूब बताया हुआ है कि लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर हो जाता है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 50। कितना लंबा कपड़ा चाहिए, अगर उस कपड़े की चौड़ाई है 10 मीटर तो 220 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए। ये रोल वाला ही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि ये रोल वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। एक शर्ट की कीमत पहले 10% की वृद्धि, फिर X% की वृद्धि और टोटल 19% की वृद्धि है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 10% फिर X%। तो एक काम तो ये लिख सकते हो 10 प्लस का X प्लस 10 गुणा X/100, यही तो करते हो आप। और टोटल कितना आ रहा है 19% आ जा रहा है। सही बात है। तो यहां X की वैल्यू क्या होगी, तो जब आप घटा दोगे तो ये आ रहा है कुल मिलाकर 110 X/100 बराबर 9। तो X की वैल्यू आ जाएगी भैया 90/11, और 90/11 को जब आप सॉल्व करोगे तो 8.11 बचे 2, 8.18 के आसपास है ना। तो निकटतम पूर्णांक में 8% आप दे दोगे, 9 से छोटा एक ही ऑप्शन है। दशमलव वालों का अपन को एलसीएम निकालना है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, पहले पहिए बराबर करने पड़ते हैं। अब जैसे ही पहिए बराबर कर दोगे वैसे ही देखो कैसे, सर पहिए बराबर कहाँ है, यहाँ तो 100 आ रहा है, तो मैंने 10 का गुणा कर दिया, मैंने 10 का गुणा कर दिया। अब जैसे ही मैंने गुणा कर दिया वैसे ही थोड़ी स्थिति देखिएगा आप लोग, जैसे ही मैंने गुणा कर दिया वैसे ही थोड़ी स्थिति देखिएगा किस तरह से चल रही है हमारी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, यहां पर 37 अगर आ गया है और 0 भी आने वाला है, तो मैं ये कह सकता हूं 37 या 111, 111 और 9 भी आ रहा है क्योंकि इसमें 27 बन रहा है, तो यहां आ जाएगा 9990 एलसीएम बटे 100। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, तो आंसर आ जाएगा 99.9। सर आपको कैसे पता चला ये आएगा, भाई देखो ऐसी बात है कि जब आप यहां देख रहे हो कि 37 आ रहा है तो 37 या 111 होता है, तो 111 के मल्टीपल वाला ही आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट भी सोच के बता सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, चलिएगा आइए अगला सवाल देखेंगे, करके दिखाइए भैया, करिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 50% की दो क्रमागत छूट देकर इतने में बेचता है। अब बताओ, अगर एमआरपी की बात की जाए तो दो छूट दे दी, तो 90% की दे दी एक तो, और 50% की दे दी, तो अल्टीमेटली मैं इसको 1/20 डायरेक्टली लिख सकता हूं, 10 और 1/2, 1/10, 10 भाई 90% की छूट यानी कि 10%, 1/10 और 1/2, तो 1/20 आ गया। देकर इतने में उसने बेचा, तो यहां से अगर मैं डायरेक्टली गुणा कर दूं 20 का, एमआरपी आ जाएगी, बोलिए, बिल्कुल आ जाएगी। अभी सॉल्व नहीं करना है, केवल यहां तक लिखना है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर एमआरपी आ गई और अगर कोई छूट नहीं दे रहे हो आप, तो एमआरपी ही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगी। हाँ ये भी बात सही है। अगर यही सेलिंग प्राइस है तो आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, तो सीपी 41% का प्रॉफिट है तो 141/100 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर बनाना है, तो सीपी निकालना है। तो यार ये बढ़िया। तो 3 3 7 21, 3 5 15 और 3 2 6, 3 4 12 और 3 7 21। ठीक है, बाकी काटा पेटी करो। 47 का पाड़ा बोलना, 6 7 42, 6 4 24 और 4 28, और 16 बार जाना, 16 बार, 16 वाली जाना चाहिए। अच्छा हाँ,
47 गुणा 16 करना एक बार, 16 सत्ते 112, 16 चौके 64 और 1 65 और 10। हाँ बिल्कुल बैठ गया लो। तो ऐसे दिमाग लग सकता है ना, क्योंकि जब 6 बार नहीं जा रहा तो 16 बार जाएगा तो 3200 आंसर आ जाएगा, 3200। हाँ क्लियर है। डायरेक्ट एमपीसीबी भी करते तो भी बात बन जाती, लेकिन बट यहाँ सेलिंग प्राइस दे रखा है इसलिए एमआरपी हमें निकालना पड़ा, इतनी सी बात है। क्लियर। अगला सवाल देखिए, 300 मीटर लंबाई वाली एक तेज 300 मीटर लंबाई वाली एक तेज चाल वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो 300 मीटर लंबाई की ट्रेन है तेज, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, स्पीड निकाल देता हूं फास्ट ट्रेन की, 40 सेकंड में पार कर रही है। कोई परेशानी? बोले सर नहीं। तो यहां से स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन आ चुकी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 450 मीटर लंबी एक धीमी ट्रेन वही 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन उसको 60 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन की जो वैल्यू आ गई है वो 1050/60 आ गई है। इसको भी अगर आप लिखोगे तो ये 45/2 हो जाएगा। इसको भी आप लिखोगे 3 3 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ये फास्ट ट्रेन है और ये स्लो ट्रेन है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों ट्रेनें कौन कौन सी हैं? एक तो 300 मीटर वाली है, एक 450 मीटर वाली है। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 80/2 40। टाइम निकाल लो बस, विपरीत दिशाएं तो जुड़ गई, 18.75 सेकंड। मस्त है ना। राजेश और नरेश इतने इतने का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया 66:29, क्योंकि रेशो तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगी। ये राजेश है, ये नरेश है। राजेश अपनी धनराशि 2 महीने के लिए और नरेश 12 महीने के लिए। लो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम भी आ गया, तो ये आ गया 11:29। फाइनल रेशो आ गया ये प्रॉफिट का। अब क्वेश्चन ने एक बात कही है कि 5% प्रॉफिट जो है वो इसके बराबर है, तो 100% प्रॉफिट किसके बराबर होगा? 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो नरेश का हिस्सा कितना होगा? तो नरेश का हिस्सा होगा 29/40 गुणा 7036 इंटू 20। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो ये टोटल प्रॉफिट को में ही तो बांटा है 29/40 का, तो 20 से कट गया 40 दो बार, 2 से कट जाएगा कितना? 35 18। अब 8 नाम 72, 2 इकाई अंक है, कोई जीरो नहीं है, 2 इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है। तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। अगला सवाल करिए। अरविंद ने एक वस्तु X रुपए में खरीदी, बीरू को 30% की हानि पर बेच दिया, और बीरू ने परिवहन पर इतने रुपए खर्च कर दिए, और इसे मीनू को 50% के लाभ पर बेच दिया, और मीनू ने इसे इतने में खरीदा। तो अल्टीमेटली ये सक्सेसिव हो रहा है मामला। अल्टीमेटली ये सक्सेसिव हो रहा है पूरा मामला। तो आगे देखिएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। 2 से जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 702। अब 702 में से 198 चले जाएंगे, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 6 में से 504। अब 7 से काट लीजिए, 7 7 49, 7 दूनी 14, तो 72 वाला आंसर आने वाला है, यानी कि 720 है। तो मैं जीरो वीरो पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, आसानी से आंसर आप निकाल कर दे सकते हो, बिना बहुत कम कैलकुलेशन करनी है, इजीली आप देख लो आराम से। एक आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है और उसकी चौड़ाई दे रखी है। खूब मैंने ये क्लास में कराया हुआ है कि अगर उसकी लंबाई ये है, आयताकार कागज की लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, लंबाई कितनी है 44 है, चौड़ाई कितनी है 89 है, तो आप लोग जरा समझ के चलना कि ये बोला जा रहा है कि लंबाई, कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया,
लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया, ये आपकी लंबाई है, तो ये ऐसे कागज को मोड़ा गया है, लंबाई को मोड़ा गया है, बाकी फिर चौड़ाई तो ऐसे के ऐसे ही खड़ी रहेगी यहां पर। और ये अगर 44 हो जाता है तो रेडियस चार्ट के माध्यम से डायरेक्टली निकल जाएगी 7, इसलिए तो पढ़ाई जाती है चीज। अब रेडियस पता चल गई, हाइट पता चल गई आपको, तो आपसे पूछा क्या गया है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr(h) किसी भी बेलन का। तो यार 2/22/7, 11 का मल्टीपल, r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 89। मैं यहां ऑप्शन नहीं देख रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ कैलकुलेशन पे बिलीव कर रहा हूं। तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 6 इकाई अंक वाला आंसर है, तो इकलौता ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बिल्कुल लास्ट में जाकर मैं देख रहा हूं, जानबूझ के भी मैं ऐसा ही कर रहा हूं, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जीवा ए बी को इस तरह खींचा जाता है कि ओ केंद्र वाले जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर। देखो आपने एक सर्किल को बना दिया, सर्किल को बनाने पर आपने ये देखा कि एक जीवा बनाई, केंद्र से आपने देखा लंब डाल दिया जीवा पर, और जीवा पर जो दूरी आ रही है वो 6 है, और ये आपकी जो रेडियस है वो आपकी 8 है। तो ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो पाइथागोरस लगाओगे तो 64 में से 36 चले जाएंगे, तो 14 में से 8 जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। तो यहां मैं कह रहा हूं कि 2√7 ये वाला हिस्सा आ गया, तो पूरा जीवा कितनी आ जाएगी, 4√7। डबल कर देते हैं क्योंकि जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो मैंने क्या कर दिया, वो डबल कर दिया, दुगना कर दिया। अगला सवाल देखेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग का क्षेत्रफल इतना होता है, तो यहां से मैंने तुरंत भुजा निकाल सकता हूं क्योंकि मैं आपको ये पढ़ाकर चलता हूं कि स्क्वायर 65-61 होगा तो 81 का होगा, और ये मेरे नोट्स में चीजें लिखी रहती हैं कि यार तुम इस चीज को ऐसे दिमाग में लेकर चलो, 81 आ गया। अब इसका परिमाप, तो किसी भी वर्ग का परिमाप इतना होता है और वह षटभुज के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो षटभुज के परिमाप के बराबर हो जाएगा, तो 3 से काटा 2, 3, 27 दूनी 54, तो षटभुज की जो भुजा है यानी कि हेक्सागन की जो भुजा है वो 54 आ जाएगी। अब हेक्सागन का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल कितना होता है हेक्सागन का, √3a²/4, और ये 6 होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 6 को लिख देंगे 3/2, √3 और a² यानी कि 54 का स्क्वायर। तो आपको अगर 54 का स्क्वायर पता है, पता होना चाहिए वैसे तो, 30-25 से पहले वाला 29-16 याद है, यही होता है 29-16, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 14, 58 को 3 से गुणा करना है, 8 तिया 24, 4 एज ए इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है, √3 के साथ में। तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल मिनिमम करनी है और मैं मिनिमम ही सिखा रहा हूं। मीनार के शीर्ष से भूमि पर एक, ले भाई डबल एंगल है, 5 सेकंड का काम है। बोला गया दो वस्तुओं के बीच की दूरी d बता दो। अगर d पूछी गई है, हाइट दे दी गई है और आप जानते हो ये 30-60 का कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये d है तो ये d/2 होता है और ये d/2 का √3 टाइम्स होता है, ये बराबर है 450 के ऊंचाई। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900/√3। 900/√3 का मतलब हो जाएगा 300√3। अब 300√3 आपका राइट आंसर भी है, d निकालना है, d निकालना है, 300√3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 2x + y = 11 है, xy = 2 है, तो ये निकालिए। तो होल स्क्वायर कर दो, जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab 2x + 3y का होल स्क्वायर 121, 6 दूनी 12 दूनी 24 घटा दो, 7 वाला आंसर है, यूनिट डिजिट में 2 है वैसे तो। हाँ। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज दे रखा है 66, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 33। बात समझ में आ रही है, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 33 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 रुपया। तो 3 रुपये आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो चक्रवर्ती ब्याज 69 है, तो सबका जोड़ी तो बनता है,
तो ये बताओ रेट कितनी है 1/11। तो अगर प्रिंसिपल निकालना चाहें 1 साल के लिए रेट लगा दी और 1/11 के बराबर करेंगे तो 363 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, 363 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। एक दुकानदार ने 10 रुपए का एक आम के हिसाब से 50 आम खरीदे और फिर उसने कहा कि 30 आम को एक और 50, तो 3:2 के अनुपात की बात है। इसको 20% पर, इसको 10% पर, तो 60 में से 20 गया तो 40/5, तो कुल मिलाकर 8% का प्रॉफिट हो जाता है। खेल खत्म। ए और बी इतने अनुपात में निवेश करते हैं, उतने रुपए का लाभ है। अब ये सवाल ठीक ठाक है कि लाभ का आधा हिस्सा तो बराबर बांट लो। तो मैं कहता हूं ए और बी हैं, इन्होंने पूंजी इस अनुपात में लगाई है, मैं तो ये मान के चलता हूं आधा हिस्सा मतलब 27,000 रुपया, तो इन्होंने 2 बराबर भागों में बांट लिया, यानी कि 13,500 तो एक और 13,500 एक, और बाकी का 27,000 जो है वो पूंजी के अनुपात में बांट लिया। एक बराबर हो गया 3,000, इसको मिलेगा 12,000, इसको मिलेगा 15,000। अब किसका पूछा गया? बी का लाभ बताओ कुल मिलाकर। बी का लाभ आ रहा है 28,500। भाई 27,000 तो है वो बराबर भागों में बांट दिया, बाकी का जो 27,000 है वो 2 पार्ट्स में बांट दिया। ए और बी इतने इतने रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 जीरो को मारो गोली, ये ए है और ये बी है, ये 29, ये 95। बी 6 महीने बाद निकाल लेता है पैसा, तो 6 महीने तक तो लगा कर रखता ही है। और फिर सी वर्ष की शेष राशि 67, तो 3 जीरो तो यहां उड़ा दो, यहां भी उड़ गई, बाकी के 6 महीने और ये 12 महीने, तो इनका जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 58, 95, 67। सेम काम है कि 15% की वैल्यू इतनी है, तो बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा हो जाएगा 95 बटे टोटल कितना है, 7 और 5 12 और 8 20, 8 और 9 17 और 5 22, 220 गुणा, अब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6600 3/20 इंटू 20/3। ये पूरा काम है भाई। अब सॉल्व करने भर का मामला है। ये हो गया भैया कितनी बार, 3 से कट गया 3, 95 इंटू 2 190, 190। खेल ही खत्म है, खेल है ही नहीं, खत्म कर दोगे खेल तो। ट्रेन ए की लंबाई इतनी है जो इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर 28 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन ए है इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये हो गया कितना 320 400 320 और 420, 320 360 और हाँ 420 हो गया, 28 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन ए की स्पीड बात कर लो, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन ए की स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है और खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है, तो 340/20, तो ट्रेन बी की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 17 मीटर पर सेकंड। दोनों ट्रेनें समांतर पटरियों पर चलती हैं और समान दिशा में चलते हुए तेज वाली धीमी वाली को कितने समय में पार करेगी बताओ? तो दोनों ट्रेनें कितनी देर में पार करेंगी? तो ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, तो टोटल आ गया 600, 2 मीटर पर सेकंड, 300 सेकंड में पार करेंगी, 300 सेकंड। ट्रेन की लाइन जोड़नी है बस। अगला करेंगे। देखो √9 नाटक करने के लिए दे रखा है, 6 में से अगर 3 चले जाएंगे तो -3 sin y हो जाएगा और इधर cos y है, तो दोस्तों tan y की वैल्यू हो जाएगी -1/3। 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 30% की 2 छूट दी जाती हैं, जिससे वस्तु के क्रय मूल्य पर 12% का प्रॉफिट हो जाता है। अब एमआरपी अगर आपकी 10,000 है और आपने 20% यानी कि 80% पर बेचा, 30% यानी कि 70 पर बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य का
इतना लाभ, बोले बढ़िया यार। तो अब सारे काम आसान है। तो आपसे पूछा क्या गया है, विक्रय मूल्य बताओ, तो ये विक्रय मूल्य है 56, 56 देख लो, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5000, क्योंकि वो सीपी निकाल लोगे यहां से, कुछ है ही नहीं। कुछ है तो आप बताओ, बाकी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। पंकज, मीरा और अशोक इतने इतने रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का भाई 2-3 सवाल एक जैसे हो गए, हटाने चाहिए थे वैसे मेरे को, ठीक है कोई बात नहीं। 62, 70 और 83, ये पंकज है, ये मीरा है, ये अशोक है। 14%, अच्छा दान वाला ये अलग है, 14% दान दे दिया, तो बाकी का बांट दिया। तो मैं कह सकता हूं 75,500 में से 86% तो बटेगा ही। तो बटेगा तो किस रेशो में बटेगा, इस रेशो में बटेगा भाई, इसी रेशो में बटेगा। तो ये कितना आ रहा है 5, 15 और 6, 21। ठीक है सर, आपको अशोक का हिस्सा निकालना है, यानी कि 83 से मल्टीप्लाई करना। तो आप ये कह सकते हैं इसमें 215 का भाग दे दो और 83 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बस कैलकुलेशन वाली बात रह जाएगी। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 एकम 5, बचे 2, 55 25, 5 एकम 5, 43 से कट गया 2 बार। अब देखो 6 इकाई अंक वाला आंसर आएगा। बोले सर 2 ऑप्शन है, अब क्या करते हैं आप। अब मैं क्या करता पता है, मैं पूरा सॉल्व भी कर सकता था और डबल डिजिट से काम भी चला लेता। अब डबल डिजिट का चमत्कार देखिए, जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा सर जी 302, और 302 को अगर 83 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दोस्त, 3 दूनी 6, डंडा 0, 8 दूनी 16 का 6, तो 66 वाला आंसर है। तो काम से काम होता है, सीखते सीखते रहना आपका काम है। अगला सवाल देखेंगे, 5 व्यक्ति हैं VWXYZ, Y की आयु X की 4 गुनी, V की आयु X की 2 गुनी, Y की आयु W की 5 गुनी, W की आयु 12। अब W की आयु 12 है तो Y की आयु 60 हो जाएगी, Y की आयु 60 हो जाएगी तो X की आयु 15 हो जाएगी। अब X की आयु 15 हो जाएगी तो V की आयु 30 हो जाएगी, तो Z की आयु V की आयु की 3 गुनी है तो 90 हो जाएगी। क्या बात है। चलिए अगला करिए, मजा आ रहा है। रिकरिंग डेसिमल 6.6841, मैंने कहा जिसके ऊपर बार नहीं है उसको तो जायदाद से बाहर निकाल दो, माइनस अंदर की दुनिया को अलग सॉल्व करो। 2 + 691 में जिसके ऊपर जायदाद नहीं है उसको बाहर निकाल दो, 900 भाई, जिसके ऊपर है उसका 9, जिसके नहीं है उसका 0। तो 6 में से 2 गया तो 4, 841/900 -84/900 -691/900 +69/900। तो मैंने जो काम करना था वो कर दिया, अब कुछ नहीं बचा, बस इसमें से ये घटाने वाला काम है मेरा। 0, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, 150/900, 1/6 देखेंगे अभी। और ये हो जाएगा सर जी माइनस में 5, 15/900। डेढ़ सौ में से 15 गया तो 4, 135/900। आप सॉल्व कर लो तो 3600 और 135, 3735/900। अच्छा, अरे वाह। गो गोपाल के अपने 2 पोते हैं, 13 साल का अक्षय और 14 साल का अतुल है। सवाल सोचना ही नहीं है, कैसे करोगे। 10% की रेट है। अब 23 साल का होने तक, तो 23 साल के लिए अक्षय को तो 10 साल कवर करना है, और अतुल को 9 साल कवर करना है। तो अतुल का समय कम है तो पैसा अतुल को ज्यादा मिलेगा।
यानी कि ये कह सकता हूं ये अतुल का पैसा है और ये अक्षय का पैसा है। 5 सेकंड का काम है। 21 अनुपात बराबर 25,200, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 1200 रुपए एक रेशो की वैल्यू है, तो अतुल को मिलेगा 13,200। एक काम ही बहुत आसानी से मैंने शुरू से बताया हुआ है, आप खेल कर जाओगे इस सवाल में, सेकंड्स लगेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज के पास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोल आकार का केक था। राज के पास क्या था? राज के पास 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक गोल आकार का केक है। अच्छा, उसमें से चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया जाता है और कुछ समय बाद केक पे 2 सेंटीमीटर मोटी परत आ जाती है। तो छोटी त्रिज्या अगर 8 है तो बड़ी त्रिज्या कितनी है? 10 हो जाएगी। तो चॉकलेट के डिबोने के बाद केक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गई? तो भाई पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 होता, अब 100 हो जाएगा। 36 की वृद्धि हो गई है 64 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 9/16, 56.25। आपको सॉल्व क्यों करना है? आप रेशो से कर लो ना, क्योंकि वैसे भी आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में चलेगा। चलिए अगला सवाल। एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप है ए है, बी है और सी है। ए टैंक को 15 मिनट में, बी 20 मिनट में, सी आपका 30 मिनट में खाली करने वाला पाइप है। तो टोटल 60 हो गया। 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। इन तीनों की एफिशिएंसी भी आ गई है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि पाइप को निम्नलिखित चक्र में खोला जाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है। तो कहानी क्या कहती है? जब इस तरह का केस चल रहा हो तो आप पहले नियरेस्ट जाइए। तो मैं यहां कहता हूं कि हर 3 मिनट में देखा जाए तो केवल और केवल 5 यूनिट ही टंकी भर रही है। तो आप पास अगर जा रहे हो तो आप 50 यूनिट टंकी के लिए 30 मिनट लगा दोगे। अब आगे चालू करते हैं। अब आएगा भैया 31वां मिनट। कौन आएगा बताओ? 1 मिनट में अब कौन आने वाला है? बोले सर ये आएगा ए। बढ़िया। फिर अगले मिनट कौन आएगा? बोले ये आएगा बी। बढ़िया। और फिर अगले मिनट कौन आएगा? वो आएगा सी। बढ़िया। तो आज स्थिति कितनी है? बोले सर 30 के बाद 33 मिनट हो गए हैं अब, और टंकी कितनी भरी है? 55 मिनट, 55 यूनिट भरी है। अभी कितना बाकी है? अभी 5 यूनिट भरना और बाकी है। अब फिर से क्या होगा? 34, तो 4 यूनिट भर जाएगी, और अब 1/3 1 यूनिट, क्योंकि अब बी आएगा ना, तो आंसर आएगा पूरा 60 भरने के लिए 34 1/3, 34 1/3, पूरा 60 यूनिट भरने के लिए। किसी संख्या में इतनी इतनी वृद्धि हो जाती है तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? सारा वृद्धि का गेम है। ऐसे भी कर सकते हो 10 से 11, 20 को कह सकते हो 5 से 6, और 15% को 20 से 23। ये हो गया 1000। 138 गुणा 11, 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33 और 8 41, 11 एकम 11 और 4 15, 51.8। अरे वाह, बड़ा आसान हो गया ये तो। एक खिलौना है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शंकु के आकार का है। इसे एक ठोस शंकु के छिन्नक पर रखा गया है। अच्छा, ये एक छिन्नक है। छिन्नक इस तरह की एक आकृति होती है। इसके ऊपर आपने इस तरह का एक खिलौना रख दिया। रेडियस ऊपर ही रखा जाएगा क्योंकि रेडियस दोनों की मैच कर जाएगी। आपको इसकी ऊंचाई भी दे रखी है 12, तिर्यक ऊंचाई हो गई 13। और छिन्नक के बारे में क्या है? ये 5 है। छिन्नक के बड़े हिस्से की त्रिज्या 22 है और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 32 है। ठीक है सर। तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो कैसे बताओगे? तो सर ऊपर वाले का तो निकल जाएगा πr_l, प्लस नीचे वाले में देखो इस वाले हिस्से का तो आएगा नहीं। अब केवल इस वाले हिस्से का आएगा। तो छिन्नक का क्या होता है? πr+r×l होता है, प्लस नीचे वाला πr², कैपिटल R। तो बस यही पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 65 पाई प्लस 27, 27 और 32, 27 गुणा 32,
और पाई आर स्क्वायर यानी कि 484 पाई और है। तो सारे यूनिट डिजिट में 2 एक हैं, बाकी अलग अलग है। चेक करते हैं कि यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है। 4 और 4 8 और 5 13, तो 3 ऐसे यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है। तो मैं पूरा गुणा नहीं करता, मैं यूनिट डिजिट से दे सकता था आसानी से। त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज पी क्यू आर है। बोला गया है क्या? बोला गया है कि एम और एन पी क्यू और पी आर पर स्थित हैं और एम एन जो है वो क्यू आर के समांतर है। पी एम आपका 4 है और क्यू एम आपका 7 है। तो यहां आपसे क्या बोला जा रहा है कि इसका एरिया दे दिया आपको 36, इसका एरिया क्या होगा? दोस्तों आप जानते हो कि 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा एरिया का रेशो, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, तो 16 121। अपन को क्या निकालना है? इस वाले हिस्से का निकालना है। तो 16 बराबर अगर 36 है तो इनका अंतर निकालोगे, वो एरिया आ जाएगा रेशो में। हाँ, तो 1 रेशो बराबर 36/16, और इनका अंतर कितना आ रहा है? 11 में से 6 गया तो 5 और 11 में 105। ये आंसर आएगा फाइनली। और ये क्या है आंसर? इस वाला हिस्से का है। 105 कैसे आया? इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये छोटे वाले ट्राइंगल का है, ये बड़े वाले ट्राइंगल का है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल का घटेगा तो तभी तो इस चतुर्भुज का आएगा, समलंब चतुर्भुज का 105। तो बस 4 नाम 36, 4 चौके 16, 945/4 देखना आंसर आ रहा है क्या? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छिकी 24, 236.25, 236.25। आनंद ने एक वस्तु खरीदी। अब फिर से देखो वही वाला केस है, आनंद आ गया फिर से। ये आनंद नहीं जा रहा भाई। आनंद ने वस्तु खरीदी, मान लो उस पे 175 रुपए मरम्मत पर लगा दिए, फिर वही 25% के प्रॉफिट पर, फिर वो देखो 58% की हानि पर, इतने में बेच दिया 3402 में। तो देख लो सेम टाइप के सवाल ही हैं, ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी। 7 से काटा मैंने इसको 6 बार, 7 चौके 28, बचे 6, 7 8 56, 7 6 42, 6 8 48, 6 एकम 6। बाकी फिर 4/5 से मल्टीप्लाई करना है। यूं भी कह सकता हूं 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6480 आंसर आ गया डायरेक्टली। एक स्पीड बोट जिसकी स्थिर जल में चाल दे रखी है 16, जिसकी स्थिर जल में चाल दे रखी है 16, धारा की चाल दे रखी है 40 किलोमीटर, जाने में और वापस आने में इतना टाइम लग रहा है। तो आप समझ गए ना क्या लगेगा? निंजा टेक्निक, दूरी, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का योग, और टोटल टाइम 6 घंटे 24 मिनट। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 32/5। 2 से काट दिया मैंने इसको 16 बार, 4 से काट दिया मैंने 4 बार, 4 से काट दिया मैंने 10 बार, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 25/2। वी स्क्वायर कितना आ रहा है? 256 माइनस का यू स्क्वायर, और ये हो गया। तो देखो 25 का वी, 512 माइनस का 2 स्क्वायर, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या करेगा बेचारा? वी की तो वैल्यू पता ही है, वी की वैल्यू तो पता ही है, 16 है ना। डायरेक्ट ही कर लो ना यार, इतनी माथा पड़ी क्या करनी। 40 वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, 2v की वैल्यू हो जाएगी 32, और ये कितना आ रहा था? 32/2/5 है ना। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 32/5। ये आ गया 200, और ये हो गया 256 माइनस का यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बराबर आ गया 56। यू बराबर आ जाएगा 2√14। वाह, मजा आ गया भाई। तो इजी है सवाल, कुछ है ही नहीं। आइए, आसान है, बहुत आसान है, सही डायरेक्शन में करो। अब देखो ये वाला सवाल अलजेब्रा का, ये 4x² दे रखा है, यहां 4x² नहीं बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई और 2 से गुणा।
जैसे ही आप ये काम कर लेंगे तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप दिख जाएगा। ये मेहनत है बस थोड़ी सी आप कि आपको यहां पर 2 का गुणा करना है। क्यों? क्योंकि 4x स्क्वायर बनाना है, नीचे भी 4 बनाना है, तो यहां तो 16 बनेगा, स्क्वायर करूंगा तो यहां 2 बनाने के लिए फिर 2 का गुणा करोगे, 2 से कट जाएगा। और तो फिर जब 2 का गुणा जबरदस्ती किया तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो अगर आपकी ये वैल्यू p के बराबर है तो ये किसके बराबर होगी? p स्क्वायर माइनस के 2 के बराबर है, सिमेट्रिक है। तो यहां से जो p की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो अगर p की वैल्यू यहां से 4 आ गई और बटे 2 है तो आंसर आ जाएगा 2। अब 10 प्रेक्षणों की वैल्यू दे रखी है, 10 प्रेक्षणों का माध्य आपको दे रखा है 20 और ये निकालना है। बेटू ये क्या होता है पता है? ये होता है समेशन, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेशन। ये एक ऐसा चिन्ह है जो लग जाता है ना तो ये फिर छोड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें लिमिट लग जाती है 1 से लेकर 10 तक जाना है। यानी कि आपको क्या करना है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है, तो मैं ये समझ गया कि 10 प्रेक्षणों का योग कितना है? 200 है, सही है, और उसको 3 से गुणा करने को बोल रहा है। हाँ, तो कभी भी आप इस तरह के समेशन को सॉल्व करते हो तो समेशन ये कहता है कि 3 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स आई की वैल्यू 1 से 10 माइनस समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से 10 बटे 5। भाई नीचे वाला डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता क्योंकि ऊपर ही गुणा होता है ये। तो 3 जो आपका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 200 और 10 प्रेक्षण है तो ये हो जाएगा 40 बटे 5। तो 560 बटे 5 112 आंसर आ जाएगा। आप में से कई सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना है। किसी समबाहु त्रिभुज में आंतरिक भाग में एक बिंदु से डाले गए लंब दे रखे हैं तो क्षेत्रफल। आओ यार कितना मस्त सवाल है, देखो आप सवाल, देखो आप सवाल की मतलब वो देखो आप रुतबा देखो सवाल का। तो क्या करते हैं भाई, हाइट निकालना बड़ा आसान है, तीनों लंबों का योग कर दो बॉस। 9 और 8 17, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, ये हाइट आ गई। और इसका जो हाइट होती है वो √3a/2 के बराबर होती है। तो यहां देखो 87, √3 का अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो 3 से आ गया 29, 29 दूनी 58, √3 आपकी क्या आ गई? केवल भुजा आ गई है। आपको अगर बोला गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है √3/4a², यानी कि 58 √3 और 58 √3, जो कि बराबर दे रखा है इसने m√k के। तो √k का कोई मतलब नहीं है, बस मैं इतना समझता हूं कि ये तो 3 बन जाएगा और 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से कटने के बाद उसका 3 बन गया। हाँ बढ़िया, और √3 है ही अपने पास जिंदा साबित। तो k की वैल्यू तो 3 आ जाएगी और 29 का स्क्वायर 841 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2523। क्या बात है, तो 2523 आपका m आ गया। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने ये कहा है कि m की वैल्यू 2523 रख दो और k की वैल्यू 3 की पावर 7 रख दो। अब 3 की पावर 7 कितना होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 700, 2187 होता है। तो 2523 में से 2187 घटा ले भाई, 13 में से 7 जाएगा तो 6 वाला, 2 ऑप्शन है। 11 में से 8 जाएगा तो 3, 336 आंसर है। मस्त सवाल है, एक नंबर सवाल है, आई लव्ड इट। रेसिंग कार के पहले 160 किलोमीटर की दूरी को 80 की चाल से, अगले 160 की दूरी को 120 की चाल से, और तो दूरियां बराबर हैं, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? जब दूरियां बराबर होती है ना तो औसत चाल आसानी से निकाली जा सकती है। 240 ले लो, यहां टाइम निकाल लो, 8 तिया 24, 2 और 3, कुल दूरी कितनी है? तीनों दूरी बराबर है, कुल दूरी कुल समय 5 और 3 8।
तो आंसर आ गया 90 किलोमीटर बराबर। 12 मीटर ऊंची इमारत दिन के एक निश्चित समय 8 मीटर की छाया देती है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंबे ध्वज लगा हुआ है कि 15 मीटर छाया बनती है। तो हाइट अब केवल झंडे की ऊंचाई 3 है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी, अभी बता देता हूं। तो 12/8 बराबर आप कर दो 15/x। जिसके शीर्ष पर ध्वज लगा हुआ है उसकी छाया बन रही है केवल। भाई बढ़िया यार, ये तो मजेदार वाली बात कर दी। अच्छी बात है। देखते हैं जीवन में क्या लिखा है हमारे में। 4×3 = 12 और 4×2 = 8, 45/2 यानी कि 22.5। तो ठीक है, तो 22.5 है, तो यहां पर हमें इसका हाइट निकालना है। इसको अपन ने मान लिया h मान लिया, तो x की जो वैल्यू है वो h+3 है, 19.5 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से, 200 किलोमीटर 80 की चाल से, लेकिन दूसरे चरण में दौरान यातायात के कारण 20 मिनट रुकना पड़ा। उसके कारण अंतिम 150 किलोमीटर की दूरी 100 की चाल से। रुकने के समय सहित संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल, तो कुल दूरी बटे कुल समय 120, 200, 320, 320 और 150, 470। कुल समय 2 घंटे यहां पर, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 2.5 घंटे यहां पर यानी कि 5/2 और 1.5 घंटे यहां पर 3/2, 6। तो 470/6, 6×7 = 42, बचे कितने 5 और 4 और 6 ही आ रहा है ना सर, वो भी तो जोड़ो फिर आप। आपका 20 मिनट, 20 मिनट भी तो रुके हो। 470, 6+1/3 है ना, 18 और 1 19, तो 47 दूनी 94 है। बैठा है कि कुछ गड़बड़ कर ली कहीं। 47 तिया है भाई, 7×3 = 21, 4×3 = 12 और 2 14, 19 7 हो जाएगा 133। 133 के बाद बचा 8, 19 चौके 76, 74 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन में है। कुल दूरी बटे कुल समय। एक वर्ग की भुजा की लंबाई एक वृत्त के व्यास के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो रेडियस आ गई आपको, भुजा आ गई 14, भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, तो रेडियस आ गई 7। अब रेडियस 7 है तो एरिया हो गया 154। अरे वाह, ये तो मैंने कराया भी हुआ है तुम पहले भी। अब बताओ, अब कुछ नहीं डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने तो आपको ट्रिक भी बता रखी है। क्या बता रखी है सर, कि अगर ये 2ab है तो a की वैल्यू आपकी 3 आ गई है और b की वैल्यू मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं 8 होनी चाहिए, c की वैल्यू आपकी होनी चाहिए भैया कितनी 6। अब ये सही है तो आंसर भी आ जाना चाहिए। 8×3 = 24, 48 और 18, 42, 50, 90। नहीं बैठा लो, क्या करोगे, तो नहीं बैठा तो फिर होल स्क्वायर बनाएंगे। दोबारा एक बार देख लो, इसका 3 आ गया, 24 का 12 आएगा ना फिर यार। ऐसे तो नाटंकी नहीं करनी चाहिए ना आपको। 12 और ये फिर आएगा 3, सॉरी 12 आएगा फिर ये आएगा 6। अब देखो, अब देखो यह हो गया 12×3 = 36, 12×6 = 72 और 6×3 = 18, 14 और 2 16, 10 और 2 126।
सही है। कैसे किया, याद आ गया कॉन्सेप्ट? मैंने क्या बताया था कि बस यहां पर दो दो का मल्टीपल छोड़ दो, बाकी फिर डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां दो 6 से गुणा हो रहा है तो दो छोड़ दो 3, यहां 6 से गुणा हो रहा है 24 में 2 का भाग दे दो 12, यहां पर 12 आ रहा है 6, सारे प्लस में है तो प्लस में ही आएंगे, अगर कोई माइनस में होता तो माइनस में आता। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रखा है बच्चों। दो तो 2ab का निकल जाता है ना, इसलिए जो बचा हुआ होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है। दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो क्या कहानी है, ये बहुत अच्छी सवाल हो गई। देखो अगर ये एबीसी की बात है तो एबीसी के करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग ई लेना पड़ेगा, बी के करस्पॉन्डिंग डी लेना पड़ेगा, और ये एफ, ईडीएफ। तो ए बी की वैल्यू आपकी 5 है, ए सी की वैल्यू आपकी 7.5 है, डी एफ की वैल्यू आपकी 15 है, ईडी की वैल्यू 12.5 है। अब यहां से बस बात बन गई कि यार ये 5 से 12.5 बन गया, तो इसका मतलब ये क्या हो रखा है, 2.5 से गुणा हुआ होगा। हाँ, तो 2.5 से गुणा हुआ होगा। त्रिभुज की शेष भुजाओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कौन से वाले की करना है, तो बची हुई भुजाएं दो हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इनका योगफल बता दो। तो कैसे बताऊं, देखो भाई ये 15/2 है, 15/2 को 2.5 से गुणा कर दो, 75/4, तो एक तो आ गया 75/4 यानी कि 18.75। और ये वाली कितनी होगी, बची हुई तो यही है ना, एक तो ये बची हुई है, एक ये बची हुई है। तो ये अगर x मान रहे हो या bc ही मान लो, उसको अगर 2.5 से गुणा करोगे तभी तो आप 15 के बराबर करोगे। तो दोस्तों ये हो गया 6, तो ये हो गया 6। तो अब दोनों का योग हो जाएगा 18.75 और 6, 24.75। मस्त सवाल है ना, सवाल तो अपनी तरफ है, लैंग्वेज बड़ी प्यारी है, लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। 2 और 3 और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप एक साथ मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं। सबसे छोटा पाइप अकेले टंकी को 232 मिनट में भरता है। प्रत्येक पाइप से पानी प्रवाहित जल की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि जो फ्लो है उस व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सभी पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखो ऐसी बात है, सबसे छोटा पाइप ये रहा, वर्ग के समानुपाती है, टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फ्लो रेट कितनी हो जाएगी, 4, 9 और 16। छोटा पाइप 232 मिनट लेता है, तो सारे पाइप मिलकर कितना, 2529, 8 बार चला जाएगा, 8 चौके 32। मजा आ गया, ये क्लास में कराया हुआ सवाल है मैंने। भाई स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। अब बोला जा रहा है छोटा पाइप, छोटा पाइप का फ्लो रेट इतना है, इतना मिनट लेता है, तो सारे मिलकर कितना टाइम लेगा। ये 35 है, ये 64 है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भाई ये 35 है तो ये वाला तुरंत निकल जाएगा यहां से। कैसे, इन दोनों के योग से ही तो ये, इन दोनों के योग से ये बनता है, डायरेक्ट है काम, बताया है ना मैं। तो यहां पर आ जाएगा 29, अगर जोड़ रहे हो तो कितना हो रहा है, 44 और 20, 64, हाँ 29। अब दोस्तों अगर ये 29 हो गया तो आंतरिक कोणों का 180, तो ये हो जाएगा 151, ये हो जाएगा 151, ठीक है, ये हो जाएगा 151। एक ठोस गोले के, एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान गोले के आयतन का 5% भाग क्षीण हो जाता है। छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या के 1/10 के बराबर है। बड़े गोले को रंगने के लिए 14 लीटर रंग की जरूरत है, तो सभी छोटे गोले को रंगने में कितने लीटर की जरूरत है। बढ़िया सवाल है यार, एक नंबर सवाल है। एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के छोटे, तो कितने छोटे गोले बन जाएंगे, मैं कहता हूं 1000 बन जाएंगे। अब 1000 बन जाएंगे, जिनमें से बोला जा रहा है कि 5% तो क्षीण हो जाता है, यानी कि 950 गोले ही आपके काम आने वाले हैं।
हाँ 95% बोलो हाँ या ना, यहां तक तो बता दो यार कम से कम। अब 950 आ रहा है, 19 का मल्टीपल है, तो वैसे भी आंसर दे सकते हो 133। आप सच अच्छा सोच रहे हो आप लोग, है ना? एक काम तो ये हो गया। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि भैया रंग करना है, तो बड़े गोले का कितना लीटर लग रहा है। तो बड़े गोले की आपने क्या मानी थी, 1 मानी थी, कितना लीटर लग रहा है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 2 से करेंगे 19, 19 सत्ते 133 लीटर। और कितना ज्यादा, मतलब सोचो कि एक ही गोला है, उसी से इतने गोले बन गए, और उसका कितना ज्यादा रंग लग रहा है, 14 लीटर कहां पर और 133 लीटर कहां पर। कैसे किया पता है ना, 14 से गुणा कर दो बस। हाँ, जीरो वीरो की तुम्हारी टेंशन नहीं लेनी है, आंसर आ जाएगा। किसी गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, 4 पाई से 4 पाई। आर बराबर हो गया 3। तो गोले की त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिज्या तो आ गई 3 यूनिट, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 36 इंटू 22/7, 72, 72, 792/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 113 पॉइंट कुछ आ रहा है। एक कार x किलोमीटर की दूरी को 40 से, फिर बाकी का x और 60 से, फिर 2x की दूरी 80 से, तो औसत चाल बता दो। तो दूरियों का रेशो आ रहा है 1:1:2, 40, 60 और 80, टोटल मैंने मान लिया 240। इसकी 4 छिकी 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 4। उनके करस्पॉन्डिंग टाइम में उनकी डिस्टेंस के रेशो का मल्टीप्लाई जरूरी करना है, 6 6 12 और 4 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, आई थिंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल, एलसीएम मेथड से करना। 20 संख्याओं के आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है, तो 20 संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो माध्य निकाल लो बस। तो माध्य कैसे निकालते हैं, z बराबर 3 गुणा माध्यिका, ये भी बढ़िया सवाल है, 2 गुणा माध्य। बहुलक दिया हुआ है 295, माइनस यहां हो गया 750, माइनस 2 गुणा माध्य। तो 2 गुणा माध्य करेंगे तो 750 में से 295 घटा देंगे, तो यहां पर 10 का गुणा करना है बस। क्यों, क्योंकि माध्य ही तो निकालना है, तो माध्य 20 संख्याओं का निकालना है। वैसे एक आएगा 20 से गुणा करना पड़ता है वैसे भी, तो 10 का गुणा कर दो दोनों तरफ। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 14 में से 9 जाएंगे तो 9, और 5 14, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 4550, 4550। ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 15 दिनों में। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन के बाद बी बीमार पड़ गया, छोड़कर चला गया। एफिशिएंसी ये 3 हो गई, ये 2 हो गई। दोनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया, 4 दिन तक किया, बी बीमार पड़ गया, छोड़कर चला गया। ए ने काम जारी रखा, बचा हुआ काम पूरा किया, यानी कि 10 काम ए ने किया 3 की एफिशिएंसी से, 10/3। बाद में पता चला कि ए भी पूरे काम के दौरान केवल 80% की दक्षता से ही काम कर रहा था। अरे वाह, यानी कि जो 3 की एफिशिएंसी नहीं लेनी है यहाँ पर, पता चला ना आपको कि वो 80% से कर रहा था, यानी कि 2.4 की एफिशिएंसी से ही काम कर रहा था। तो 2.4 को क्या लिखेंगे, 12/5, 25/6।
तो काम पूरा करने में समय कितना लगा? 25/6, 6 × 4 = 24, 1/6, और शुरू में कितने दिन लगे थे? 4 दिन। बीमार पड़ गया था। सही है, मस्त। तो आंसर कितना आएगा? तो मैंने कहा ये 3 से नहीं, उसका 80%। 2.4 से ही तो कर रहा था। तो 2.4 को क्या बोलूंगा? 12/5 ना। सही किया। तो क्या दिक्कत आ गई? 25/6, 6 × 4 = 24, और 4 दिन बाद। आंसर तो 8 1/6 आना चाहिए ना। बताओ भैया, आपको क्या लगता है? क्या कोई हमसे गड़बड़ हो रखी है क्या? तो 25/6 सही किया है ना अपन ने? हाँ। या फिर ये काम हो सकता है, एक गड़बड़ हो सकती है, अपन ने बाद में पता चला अपन को कि वो हो रहा है गड़बड़। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर भी वो पूरी क्षमता से काम कर ही ना रहा हो। 1 मिनट, इसको स्टार बना लो। शायद इसको ऐसे लिया गया है। कैसे? कि यहाँ पर वो शुरू से ही 2.4 से ही काम कर रहा है। 2.4 प्लस का 2, ऐसे ले लो आप। तो यहाँ 4.4 की एफिशिएंसी के साथ उसने 4 दिन काम किया, तो काम का केवल 8.8 यूनिट ही हो पाया, ऐसा माना जाए तो। 8.8 क्यों? 4.4 है ना। हाँ, तो ये हो गया ना, 17.6 ही काम हो पाया। 17.6 काम हो पाया। तो 30 में से अगर 17.6 काम हो पाया, तो ये हो गया 9 में से 7 गया तो 2, 12.4 काम। 2.4 की एफिशिएंसी से देखते हैं, चलो क्या होता है, किस्मत कैसे काम करती है हमारी। देखे तो सही। 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, तो 6 × 5 = 30। हो गई बात। आ गया मजा। ये लो, आंसर आ जाएगा 9 1/6। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को ये काफी बढ़िया सवाल लगा। समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या है? ये तरीका गलत है, क्योंकि यहां पर भी बाद में पता चला है कि वो 80% ही कर रहा था, तो आप इसको 3 ना लो, 3 नहीं लेना है, ये गड़बड़ है। ठीक है, एक नंबर सवाल है। ठीक है ना दोस्त? तो ये चीज समझनी होती है, और सवाल में जब तक करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। करते करते ही चीजें सीखने को मिलती हैं आपको। अगला देखिए। ओहो, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार, इतने 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 वोट मिल गए, सभी मतदाताओं ने मतदान किया, सभी डाले गए मत वैलिड हैं, चारों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में थे, तो विजयी उम्मीदवार और उपविजयी उम्मीदवार के मत के प्रतिशत के बीच का अंतर बताना है। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, जिन्हें क्रमशः इतने इतने वोट्स मिल गए। यदि सभी पात्र मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि सारे वैलिड ही हैं, सभी डाले गए वैलिड थे, तो चारों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में थे, all votes polled were valid and the favor in the favor of the one of the 4 candidate। तो विजयी उम्मीदवार और उपविजयी, तो भाई ऐसी बात है, पॉइंट पे आ जाओ एक मिनट यार। उपविजेता यही है भाई, जिसके सेकंड रनर अप। और वोट का जो फर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2500। टोटल वोट कितनी है?
6500 और 1500, 8000। देखना भैया काम हो गया क्या अपना। 125/4, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 31.25%। ठीक है, टोटल वोट के हिसाब से लेना। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर, ये सेम वही टाइप का सवाल है अभी जैसे कि किया था कि भाई हाइट अगर आपको निकालनी है तो हाइट इन तीनों लंबों का योग होती है 13 और 5 18, और हाइट अगर पता चल गई तो ये √3a/2 के बराबर होती है हाइट। √3 को दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन तो 6√3, 12√3 हो जाएगी। 12√3 आपकी भुजा आ जाएगी, भुजा। अब क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया, तो एरिया होता है √3a²। 12√3 और 12√3, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 12×9 = 108√3। एक समबहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोण इतना डिग्री है। अंतर अंतर दे रखा है, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल बराबर 150। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना है, सॉरी 180 होता है। तो अगर मैं एक्सटर्नल निकालना चाहूं तो 15 डिग्री आ जाएगा 30/2, तो नंबर ऑफ साइड हो जाएगी 360/15। 24 भुजाएं हैं, 360/15, टोटल 24 भुजाएं हैं। 3 व्यक्ति अमर, अकबर और सुनील क्रमशः इतना इतना इन्वेस्ट करते हैं। लाभ के रूप में कुल निवेश का 20% प्राप्त हुआ। उन्होंने लाभ का 5% दोबारा से पुनः निवेश करने की योजना बनाई। बाकी के लाभ को उन्होंने पूंजी के अनुपात में बांट लिया। तो सुनील का हिस्सा कितना है, सवाल बड़ा प्यारा है। 2 0 से 2 0 से 2 0, 13 से कट गया 12 बार, 13 8 104, 13 9 117, तो 12 12 8 और 9, ये तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है। टोटल इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कितना रुपीज में, तो अगर हम कहें तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 15,600, 10,400, 11,700। तो 2 0 2 0, 11 और 6 17, 6 और 1 7, 37,700। 20%, 7 दूनी 14, 34, 75,400। कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 74 और 1 75, 7540, 37,000 में से है ना 20%। ये लाभ है, इतना सा लाभ है, इतू सा, जिनमें से 5% का तो पुनर्निवेश कर दिया, तो लाभ बांटा ही नहीं गया। इसका भी 95% ही काम में आया है बांटने के लिए। क्यों, क्योंकि 5% आपने री इन्वेस्ट कर दिया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें अपन को बताना है सुनील का हिस्सा कितना है। ये अमर है, ये अकबर है और ये सुनील है। भाइयों और बहनों, 29 अनुपात की वैल्यू इसके बराबर है 7540, 19/20 के। और बटे अगर 29 कर दोगे इसमें और 9 का गुणा कर दोगे तो बात बन जाएगी आपकी। ये सुनील का हिस्सा आ जाएगा 9/29 इस पूरे लाभ में। 9/29, किसी को कोई दिक्कत। अब सॉल्व करने भर की बात रह गई। 29 दूनी 58, और 29 से कट गया ये 6 बार। मजा आ गया यार। 2 से कट गया 13 बार। 3 इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन है। तीन चार पांच। अब इनकी माध्यिका बतानी है। अब ऐसे सवाल में माध्यिका यूं ही थोड़ी निकलेगी, नहीं।
माध्यिका निकालने के लिए आपको पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि इसको छोड़कर बाकी सब में 2-2 का गैप है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस 2-2 के गैप से इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, जिसका डिफरेंस अगर सेम होता है तो न्यूमरेटर के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो 3, 11, 14, 17 आई थिंक अरेंज्ड है, अरेंज्ड है, बिल्कुल अरेंज्ड है, कोई टेंशन नहीं है ना, अरेंज्ड है। अब 3/7, तो ये देखो कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये सबसे छोटा यही होगा, ठीक है। अब यहां तक मुझे लगता है पूरा सेट है। माध्यिका क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो आपका जो तीसरा पद होगी वो माध्यिका हो जाएगी डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में और अच्छा डाल सकता था कि इनको अरेंज करना पड़ता और फिर करना पड़ता, तो ज्यादा टिपिकल हो जाता, तो आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यापारी चावल की 2 किस्म है ए और बी, जिनके वजन के अनुसार ये अनुपात में मिश्रित है। वह मिश्रण को उस मूल्य पर बेचता है कि उसे चावल ए पर 20% का लाभ होता है और चावल बी पर 10% की हानि होती है, और ओवरऑल लाभ ये है, तो ए पर 20% का, बी पर 10% का, ओवरऑल 8% का, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 12, ठीक है। अब आप कहोगे सर ए के क्रय मूल्य और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अब ये तो भैया आपसे लाभ है, और लाभ है तो क्रय मूल्य का अनुपात भी आएगा, वजन के अनुसार इतना इतना मिश्रित है, तो आप ये कह सकते हो, इसमें ये कह सकते हो क्या, मुझे तो ये बताओ, जैसे कि ए वाला 60% हो गया, इसको 50 लिख दूं और इसको 64 लिख दूं, सात दो, ए का क्रय मूल्य बी का क्रय मूल्य, ये नहीं। एक व्यापारी चावल की 2 किस्म ए और बी को इस अनुपात में मिश्रित करता है, वह मिश्रण को उस मूल्य पर बेचता है कि उसे ए पर 20% का लाभ हो जाए, ठीक है, और बी पर 10% की हानि है। ओहो, हानि है, हानि है, हानि है, हानि है, हानि है, एक बार इससे चेक कर लो, फिर हानि है तो फिर अब देखना जरा, ये हो गया 12, ये हो गया 18, नहीं, और अगर हानि ही ले रहे हो तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, 60 माइनस का 50, ये हो गया 64, ये हो गया 4, सीपी का रेशो निकालना है। तो यहां पर अपन को एलिगेशन लगा देना चाहिए डायरेक्ट, दिमाग लगा के करना पड़ेगा, सवाल बढ़िया है, एलिगेशन पे बेस्ड ही है, ठीक है। कि यहां पर बोला गया है कि एक व्यापारी चावल की 2 किस्में जिनका वेट दे रखा है ए और बी, इस अनुपात में है। इनका कुछ क्रय मूल्य होगा, मुझे नहीं पता, बट मैंने मान लिया कि भाई इसका क्रय मूल्य 3x है, इसका 5x हो गया, ठीक है, क्योंकि एक साथ अनुपात में, तो मैंने मूल्य भी मान लिया। ए को 20% के लाभ पर, ठीक है, बी को 10% की हानि पर, बस आप तो खेलते जाओ। और ये भी कह सकते हो सर इनकी कीमत अलग अलग हुई तो, हाँ ये भी मान के चलते हैं, चलो भाई वजन तो सेम है, इनकी कीमत अलग अलग मान लेता हूँ यार, थोड़ा सा सही रहेगा, फिर गलत नहीं होगा हमसे। कुल मिलाकर अगर आप ये कहते हो कि सारा जो सामान है ये पूरा 8% के प्रॉफिट पर बेचा गया, सही है क्या, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर किया है। अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, देखता हूं आता है नहीं आता। ये हो गया सर जी 360 और ये हो गया 324, तो 360 में से 324 चले जाएंगे तो 36x/100 आ जाएगा। ये 450 और ये हो गया सर जी 540, ये आ जाएगा सर जी 90y/100। मैं चेक करना चाहूंगा आंसर क्या आ रहा है मेरा, एक्स और वाई का रेशो 9, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36 आ गया। लो यही चाहते थे हम, बस यही करना है, यही चाहते थे, यही करना है, ये भी एलिगेशन से भी होना है।
ठीक है। बिंदुओं ए बी सी की दूरियां अलग अलग हैं, ए बी बी सी और ठीक है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है। ए बी और सी के बीच की बिंदुओं ए बी और सी के बीच की दूरियां, एक यात्री ए से बी तक 45, बी से सी तक 60 और सी से बी तक, तो ऐसा होगा रास्ता, मतलब ए बी और सी 180, 240 और फिर सी से बी तक 40, फिर बी से ए तक 30। औसत चाल बतानी है भाई। तो भाई मैं ऐसे सवाल को ऐसे करना चाहूंगा कि पहले जाने जाने का हिसाब निकालता हूं। अगर दूरी का अनुपात दे रखा है 6 तिया 18 और 6 चौके 24, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जाने जाने की बात करो, पहले 3:4 में है, जाने जाने की बात कर रहा हूं। तो स्पीड एक तो 45 है और एक की स्पीड 60 है, तो टोटल अगर आप लेते हो 180, तो यहां से आ गया देखो 4 और यहां से आ गया 3, तो कुल दूरी का हिस्सा कितना है, 7 यूनिट है। और कुल समय कितना आ जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि 12 और 12 24। तो 6 चौके 24, 6 तिया 18, यानी कि 210, यानी कि 105/2 एक मेरी जाने जाने की चाल आ गई है। ठीक है, यहां तक आप संतुष्ट हैं। अब इसी प्रकार आप लौट के भी आ रहे हैं, तो अब लौट के आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए वही दूरी का हिस्सा 3:4 है देखा जाए तो। अब सी से बी आ रहे हैं तो दूरी का हिस्सा 4:3 ले लो आप। यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, फिर से 120 है। आपने टाइम निकाला 3 आया, यहां से टाइम निकाला 4, तो टोटल 7 का मल्टीप्लाई किया और 4 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, तो फिर से देखेंगे 12 और 12 24, 24 पंजे 120, तो आने की 35 है। तो ये जाने की है, वो आने की है। तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली निकाल सकता हूं 2x गुणा y अपॉन x प्लस y। बताओ कोई तकलीफ, 2 से 2 काट दिया मैंने, ये हो जाएगा 105 गुणा 35, 175 गुणा 2। 5 से काटा मैंने कितनी बार, 21 बार। 5 से काटा मैंने इसको 7 बार। 5 से काटा मैंने इसको 7 बार। 25 से काट गया 7 बार। 7 से 7 कट गया, 21 दूनी 42 आंसर। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है। सर हम वो भी तो लगा सकते थे, कुल दूरी बटे कुल समय। कई बच्चे सोचते हैं ये बात, वहां से एवरेज स्पीड भी निकाल के कर सकते थे आप। ठीक है ना, तो वो आपका भी कॉल है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जैसे कि वहां आप कुल दूरी निकाल रहे थे तो जुड़ता, फिर वो भाग आता बात में। नेक्स्ट बात क्या है, आर एस जो है वो टी यू के पैरेलल है। क्यू टी यू, क्यू टी यू और पी आर क्यू, क्यू टी यू पी आर क्यू। ठीक है, आर पी क्यू 80 है, ये 80 है। अभी देखो चीजें खुलेंगी सारी, अपन को निकालना क्या है वो देखना है। अगर मैं बोलूं कि भाई पी आर क्यू ये मेरा एक्स है, तो क्यू टी यू कितना हो जाएगा, 130 माइनस का एक्स। अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है, 180 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सर एक्स प्लस का 50। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जोड़ने पर 180 आ रहा है। ये x प्लस का 50 है तो फिर ये भी x प्लस का 50 हो जाएगा। कहानी क्यों क्यों हो जाएगा बताओ। अरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 2x प्लस का 130 बराबर 180, x बराबर हो गया 25। अभी पूछा क्या गया है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर 75 माइनस पी आर क्यू
-25, तो आंसर मेरा 50 आने जाना है, 50। दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी आपका 12 है, पी क्यू आपका 4 है। जब समरूप है तो आप देख सकते हैं ना कि 3 गुना हो रहा है। तो जब 3 टाइम्स हो रहा है, तो अगर आप ये कहते हैं कि ये इसकी लंब है और ये इसका लंब है, तो जब भुजाओं का अनुपात पता हो तो लंबों का अनुपात भी सेम होता है, सेम होता है। कुछ प्रजातियों के जीवन काल दिए हुए हैं, उनकी बहुलकी जीवन काल निकालिए। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही, इसी को ही नंबर 1 बोलते हैं, इसी को नंबर 0 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं। सबसे छोटी लिमिट है 30, लोअर लिमिट, प्लस फॉर्मूला होता है F1 माइनस का F0, तो 9, 2F1 122 माइनस का 90, क्योंकि F0 और F2 जुड़ के घट जाता है, इनटू आई कितना है 10 है। तो 30 प्लस 9 बटे 32, 90 बटे 32, 45 बटे 16, तो 32 पॉइंट कुछ आ जाएगा 8 के आसपास। 2 की पावर a, तो a की वैल्यू 5 होनी चाहिए, b की और यहां जो b होगा वो 3 होगा। तो जवाब क्या है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो 125। 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 512 छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर है। अरे वाह, बढ़िया है, बराबर है। तो बड़ा गोले का आयतन 512 छोटे गोले के आयतन के बराबर है। तो आप देखिए 5 5 5, तो व्यास आ जाएगा 10, रेडियस अगर 5 आ गई, क्योंकि 5 5 5 कट जाएगा इससे, 8 8 8 होता है ना, तो 5 5 5 बार चला जाएगा, तो रेडियस अगर 5 आ गई है तो आपका जो व्यास हो गया वो 10 हो जाएगा। 6 अंकों की संख्या दे रखी है, x का वह न्यूनतम मान जो 9 और 11 से डिविजिबल बना दे। तो 9 के लिए 8 और 1 9, 2 और 2 4, तो x की वैल्यू मैं यहाँ 5 ले सकता हूँ, जिससे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा और 11 से भी हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी में एक वृत्त अंतर्निहित है। ट्राइंगल एबीसी में अगर कोई वृत्त अंतर्निहित है, तो बोला जा रहा है कि यार पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। तो ये बहुत बार कराया हुआ सवाल है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, पी क्यू आर। क्योंकि आप ये जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि बाहर से अगर कोई स्पर्श रेखा होगी वो बराबर होती है। तो ये ए बराबर, ये बी बराबर, ये सी बराबर, ठीक है, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस का b प्लस का c, हालांकि 2 बार जोड़ने पर, तो वो 30 कर दिया मैंने abc। इससे 2 फायदे होंगे, जैसे कि अगर आप ab माइनस का bc कर रहे हैं, तो ab टोटल में कितना है, a प्लस का b, और bc टोटल में कितना है, b प्लस का c। तो अल्टीमेटली a माइनस c की वैल्यू यहां से 3 आ रही है। ab फिर से a प्लस का b, ए सी कितना है, a माइनस का c, तो a से a कट गया, तो b माइनस सी की वैल्यू 2 आ रही है। अब जो निकालना है वो निकाल लीजिए, c के संदर्भ में लेके चले जाइए। a को लिख दीजिए 3 प्लस का c, b को लिख दीजिए c प्लस का 2, और c तो है ही। तो 3c बराबर हो गया भैया 25, c बराबर हो गया 25/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक एक करके जो पूछेगा वो बता देंगे हम कि पी बी कितना है, पी बी ये बी, और ए आर कितना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। सी आ चुका है, तो इसमें से बस सी की वैल्यू घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो 90 में से 25 चले गए, 65/3,
सही है, एसेट बटे 3। 3 व्यक्ति पी क्यू आर, उनके शेयर का अनुपात दिया हुआ है। 5 महीने के बाद क्यू अपना 80% शेयर वापस ले लेता है और आर ने वर्ष की समाप्ति से 4 महीने पूर्व अपना शेयर वापस लिया। तो देखो पी है, क्यू है और आर है, इन्होंने 6:3:15 के अनुपात में डाला। तो 5 महीने के बाद इसने 5 महीने तक चला कर रखा, 80% वापस ले लिया, 20% छोड़ा है, यानी कि 0.6, वो कि बचे हुए 7 महीने के लिए। आर ने वर्ष की समाप्ति के 4 महीने पूर्व यानी कि 8 महीने तक यही चला कर रखा, 52% वापस ले लिया, यानी कि 48% छोड़ा है बाकी के 4 महीने के लिए। और इसने पूरा 12 महीने तक करता रहा जो है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 12×72, 15 और 4.2, 19.2, 120, 60, 0, 48, 6 8 48, 24 और 4 28, 28.8। पॉइंट हटा भी देते हैं ना आप, तो जवाब आ रहा है 720, 192, 1488। छोटा निवेश था उसका वैसे भी। तो आर का हिस्सा बताना है, तो और काट लो। 10 और 2 12, 5 8 5 13 और 8 21, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 12 से काटिए। 12×72, 12×1=12, 12×72, 12×1=12, बचे कितने 2, 12×2 = 24, बचे 4, 12×4 = 48, और चला जाएगा 2 से 30, 4 से भी चला जाएगा क्या, 15, 4, 31। ये फाइनल रेशो आ रहा है। बांटना ये हो गया सर जी 5 और 5 10, 4 और 1 5, 50 रेशो बराबर 29,900, 1 रेशो बराबर 2990/5। आपको आर का हिस्सा निकालना है गुणा 31। 8 वाला इकाई अंक है, तो बोले सर सारे ही 8 वाले हैं, तो पूरा ही गुणा कर लीजिए। यही आ रहा है क्या, एक बार देखना। 2990, 31/5, 18,538 आ रहा है। बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बड़ा पसंद आया होगा। आपने लाइक शेयर भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार जो हम सीरीज़ ले रहे हैं उसको फॉलो करिए जो यूट्यूब पर चल रही हैं, और उसको बस डूब के फॉलो करो, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए भी हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से। आपको बस आगे मेहनत ही करते रहना है, ठीक है। एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेस हैं, मैंने बताया चैप्टर वाइज। अगर आपको जल्दी रिवीजन करना है तो आप 100 डेज ले सकते हो, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बूस्टर बैच भी ले सकते हो, ये वाला, ठीक है, स्कोर बूस्टर, ठीक है ना। तो और फाउंडेशन जब आप लेते हो तो हम सारी चीज़ें आपकी कवर करवाते हैं, जिससे कि आपका पैटर्न बिल्ड हो, आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो, आपका फाउंडेशन अच्छा निकल जाए, और उससे फिर आपकी विज़न क्लियर होता है कि आप सिलेक्शन के लिए काबिल बन चुके हो। जिसमें हमारा ये मैथ प्राइम बैच बड़ा काम आता है, रेलवे का पूरा बैच है, इसमें सारी सब्जेक्ट हैं। और अभी ऑफर भी चल रहा है, समर ऑफर एप्लीकेशन पर, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। उसमें लॉन्चिंग प्राइस हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा सेशन आप मुझे बताइए, और तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऑल द बेस्ट।